हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विकी राय आज इस क्लास में एक बार फिर आपके सामने हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय छात्रों, हम लोग कल से ही अध्ययन कर रहे हैं पद परिचय का। आपसे कल भी जब मैं मुखातिब था तो आपसे मैंने एक बात कही थी कि देखो, व्याकरण की संपूर्ण जानकारी ही पद परिचय की संपूर्ण जानकारी है या पद परिचय की विशेषज्ञता है। अर्थात यदि व्याकरण के संपूर्ण तथ्यों का आपने सही अध्ययन किया है तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा आपके सामने दुश्वारियां आ सकती हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी बताई गई बातों के साथ साथ आप स्वविवेक से लिंग, वचन और कारक के चिन्हों की जानकारी अपने दिमाग में रखते जाएंगे। उसके बाद व्याकरण की अन्य चीजों को बताने की जानकारी मेरी दी। इसलिए आप उस तथ्यों के साथ अपने को जोड़ेंगे। आप पूर्ण रूप से अपने दिमाग में इस बात को डालेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, मूलतः ये 5, इन पांचों में जो आपके दिमाग में गलतफहमियां हैं वह काफी हद तक दूर होंगी यदि आप मनोयोग के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो। और यदि इन चीजों को आपने जान लिया तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लिंग और वचन से संबंधित प्रश्नों की जानकारी अपने दिमाग में सही रूप से रख लेंगे। इसलिए आइए अपनी कड़ी को हम आगे बढ़ाएं। आज कल हमने आपसे बात की थी संज्ञा के भेदों की। मुझे उम्मीद है कि उसका आपने अभ्यास किया होगा और उसकी संपूर्ण बारीकियों को आपने समझा होगा। और आज हम आपके पास सर्वनाम की पहचान लेकर के आपके सामने हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आपने अध्ययन किया है तो आपको ये पता चला है कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पिछली कक्षाओं से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं। कैसे हम पेपर्स, प्रश्न पत्र में आई हुई चीजों को सही रूप से जान पाएंगे कि ये सर्वनाम का कौन सा भेद है, उसी चीज की हमें जानकारी लेनी है। तो उसमें नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आपने अपनी यदि डेफिनेशन के रूप में जाना है तो आपको ये पता है कि वक्ता, श्रोता तथा अन्य की तरफ संकेत करने वाले सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो बोलता है, जिससे बात करता है और जिसके बारे में बात करता है, यही चीजें आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आती हैं। जिसके 3 भेद भी आपने जाना होगा: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो
यदि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की जानकारी लेनी है तो अपने प्रश्न पत्र में देखिए कि क्या मैं, तुम, वह, हम, आप या ने कर्ता का कोई शब्द तो पेपर में नहीं है। यदि इन शब्दों में से कोई भी शब्द आपके प्रश्न पत्र में दिखलाई पड़े तो आप निश्चित रूप से उसे पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तर पर विकल्प पर सही का टिक लगाइएगा, हाँ लिंग और वचन की जानकारी के साथ। अब इसमें एक चीज और यदि वो जोड़ता है कि वो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इसको भी मैं बताते चल रहा हूं आपको कि वक्ता जो होता है वही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, अर्थात मैं, हम, मैंने, हमने। और तुमसे जो भी करता जाता है उसको हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं, तुम कहिए या तुमने कहिए। और यदि वो अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास एक ही शब्द होता है वह, और वह या उसने यदि आपके पेपर में है तो आप प्रश्न पत्र में है तो आप उसको समझेंगे कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। आइए सर्वनाम की दूसरी कड़ी में चले और वो दूसरी कड़ी होगी आपकी निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा के तौर पर आप जानते हैं कि जब कर्ता किसी शब्द को अपने लिए खुद प्रयोग करता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इस निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपके पास कुल मिला के 4 शब्द मात्र होते हैं, खुद, स्वयं, अपने आप, आपके। ये 4 शब्द यदि आपके प्रश्न पत्र में दिखलाई पड़ते हैं तो आप तुरंत आप इसको समझ लीजिएगा कि ये निजवाचक सर्वनाम की तरफ संकेत कर रहा है, अर्थात इसका आंसर जो सही होगा वो होगा निजवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पेपर में आ गया कि वह आप ही चला गया या वह अपने आप चला गया, तो जो ये आप ही या आपने जो पेपर में आया हुआ है, अपने आप जो आया हुआ है, इसको यदि वो अंडरलाइन करके आपसे पद परिचय जानना चाह रहा है तो आप तुरंत इंडिकेट करो कि ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं शब्द को यदि वो पूछ रहा है कि पद परिचय दीजिए तो आप तुरंत बोलिए कि ये निजवाचक सर्वनाम है। सुगमता आपके लिए यह है कि आपसे डिफिनेशन के तौर पर बात नहीं होती है, एज ए व्याकरण आपको सिद्धस्थ होना होता है जो आगे आपके भविष्य में भी काफी उपयोगी चीज होती है। तो अब आइए सर्वनाम के तीसरे भेद की तरफ चले। सर्वनाम का तीसरा भेद होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम भी होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। और यदि इसका नाम संकेतवाचक सर्वनाम है तो यू आर क्लियर कि अर्थात इस प्रकार के सेंटेंस में हमें किसी चीज की तरफ संकेत करता हुआ दर्शाया जा रहा है। और एक बात और ख्याल कीजिएगा कि जिसकी तरफ भी संकेत किया जा रहा है वह शब्द इस सर्वनाम से थोड़ा छिटक कर होगा, साथ में नहीं होगा। इंग्लिश में आपने पढ़ा है दिस दैट दिस दोस, बस इसी दिस दैट दिस दोस को आप हिंदी में जान लीजिए कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अर्थात पास या दूर की कोई किसी भी वस्तु की तरफ यदि संकेत होते हैं तो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इस निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपके पास यह, वह, ये, वे, दिस दैट दिस दोस, ये 4 शब्द आपके पास होते हैं। यह मेरा घर है, घर की तरफ संकेत है, यह शुरू में आया हुआ है, बीच में मेरा सर्वनाम आ गया है, इसलिए यह और घर दोनों दूर दूर होने के नाते इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यदि यही सेंटेंस यह घर मेरा है यदि आ जाता तो इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं कहते, क्योंकि यह और घर अर्थात सर्वनाम और संज्ञा दोनों साथ साथ आ गए हैं। और जब सर्वनाम और संज्ञा साथ साथ किसी भी वाक्य में आ जाए तो उसे आप सर्वनाम का एग्जाम्पल मत समझिएगा, उसको आप सार्वनामिक विशेषण समझिएगा। अर्थात यह मेरा घर है, ये इसमें जो यह है यह निश्चयवाचक सर्वनाम को इंडिकेट कर रहा है, और यह घर मेरा है इसमें यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण को इंडिकेट कर रहा है। तो निश्चित रूप से आप इस तथ्य से जानकारी रख लिए होंगे
यह पुस्तक मेरी है, ये सभी किताबें तुम्हारी हैं। तो ये सब यदि ये सब पुस्तकें, ये सब किताबें यदि आ गया तो निश्चित रूप से ये सब कि सब हो जाएंगे आपके सार्वनामिक विशेषण के एग्जाम में। लेकिन यही जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है वो सब थोड़ा दूर छिटक के रहेगा, तो उसी को आप सार्वनामिक, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का रूप कहिएगा। अब आगे आ जाएंगे, उसके बाद जो चौथा विकल्प है उसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, इंडेफिनिट, जो चीज अनिश्चित है कि चीज वही है या कुछ और है। यदि कौन है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, हु इज दैट, लड़का है कि लड़की है कि कुत्ता है कि बिल्ली है, क्या दरवाजे पर, इट इज नॉट क्लियर। तो यदि आपके प्रश्न पत्र में ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, चाय में कुछ गिरा है, क्या गिरा है, इट इज नॉट क्लियर। तो चाय में कुछ गिरा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई कौन है, क्लियर नहीं है, निश्चित नहीं है। इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस को आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहिएगा। ये भी, इस वाक्य में भी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी हम किसी चीज की तरफ संकेत ही कर रहे हैं। अरे दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसका मतलब दरवाजे की तरफ संकेत करके हम इस सब वाक्य को बोल रहे हैं, लेकिन कौन है यही चीज निश्चित नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है या कौन है। तो यदि केवल कोई आ गया तो आप इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहिएगा। लेकिन यदि इसी बात को यदि प्रश्न पत्र में ये दे दे कि दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है, चाय में कोई कीट गिर गया है, तो इसको आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम न बोल करके इसको अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहिएगा। यहां भी सर्वनाम और संज्ञा का प्रयोग एक साथ हुआ है। अब अगली चीज आपके पास होती है संबंधवाचक सर्वनाम। बड़ा हल्का सा होता है, इसमें दो वाक्य यदि आपने देख लिया एक साथ, सर्वनाम के किसी भी भेद में, तो 6 भेद आपको मैंने बतलाया है, इस 6 भेद में से कोई भी भेद इसको छोड़ करके ऐसा नहीं होता है जहां दो वाक्य एक साथ ज्वाइन करके आते हो, अर्थात संयुक्त वाक्य के रूप में आते हो। ऐसा वाक्य जब भी आपके सामने आए और उस क्वेश्चन को यदि उसका कह रहा है कि पद परिचय दीजिए, और पद परिचय में जो विकल्प आपको दिया है यदि वो विकल्प सब सर्वनाम के नाम से दिया है, तो आप श्योर हो जाइएगा कि ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम में आपके पास दो उपवाक्य दिखलाई पड़ेंगे या दो वाक्य दिखलाई पड़ेंगे जिसका योजक जो होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो, जैसा, जो जितना मेहनत करेगा उतना फल प्राप्त करेगा, जो। ऐसा कोई वाक्य आपके पेपर में आए और यदि उसमें जो का पद परिचय आपसे पूछ रहा है तो उसको निश्चित रूप से आप लिखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अब अगली कड़ी आपके पास जो इसका लास्ट विकल्प है उसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सीधी सी बात है, शब्द से ही आप क्लियर हो रहे हो कि ऐसे क्वेश्चनों में हमसे प्रश्न पूछा गया होगा। वह कौन जा रहा है, कौन शब्द आ गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, आप निश्चित रूप से बोलिएगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। लेकिन वहीं यदि वो कह दिया कि वह कौन लड़का जा रहा है, वह कौन लड़की जा रही है, वह कौन आदमी जा रहा है, तो आप निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि कौन सर्वनाम के साथ आदमी, लड़का, लड़की में से कोई संज्ञा भी जुड़ गया है। और जब संज्ञा और सर्वनाम एक साथ दिखलाई पड़ गए, सर्वनाम पहले होगा, संज्ञा बाद में होगी, तो यदि ऐसा कोई एग्जाम्पल आएगा तो वो सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल होगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपने आज सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं
उनकी संपूर्ण जानकारी हमसे प्राप्त करनी। आपने ये जान लिया कि हम सर्वनाम के शब्दों को कैसे जान सकते हैं कि उसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है। आपको इन पॉइंट से हट करके एक चीज मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद थे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता के लिए प्रयोग होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता के लिए प्रयोग होता है, अर्थात वक्ता जिससे बात कर रहा हो उसके लिए प्रयोग होता है, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उसके लिए प्रयोग होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से मैंने आपको बतला दिया कि मैं और हम या इससे बने हुए शब्द आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तुम या इससे बने हुए शब्द आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, और वह या उससे बने हुए शब्द आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। दूसरी बात आपने ये जानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके जो 4 सर्वनाम होते हैं, अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये केवल सर्वनाम के ही भेद नहीं हैं, बल्कि ये चारों सार्वनामिक विशेषण के भी उपभेद हैं। तो आपने इस बात की जानकारी पुष्ट कर ली। आपने ये भी जान लिया कि किन परिस्थितियों में ये सर्वनाम, किन परिस्थितियों में आए हुए शब्द सर्वनाम इन चारों के विकल्प होंगे, अर्थात वो निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे, और किन परिस्थितियों में यही सर्वनाम के शब्द सार्वनामिक विशेषण का रूप ले लेंगे। आपको ध्यान न आ रहा हो तो फिर एक बार अपने अंतिम कड़ी की तरफ चलते हुए मैं आपको पुनः बतला दे रहा हूं कि निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये चारों एक तरीके से संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। वैसे केवल निश्चयवाचक सर्वनाम का ही दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम होता है। इसलिए लेकिन अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक के वाक्य भी संकेत करते हुए लगते हैं। इसलिए ये चार के चारों विकल्प जो होते हैं ये सार्वनामिक विशेषण के उपभेद माने जाते हैं। अब आपको मैंने ये बतला दिया था कि केवल निश्चयवाचक सर्वनाम में जिस चीज की तरफ हम संकेत कर रहे हैं वो चीज सामने होगी, लेकिन वो सर्वनाम से थोड़ा छिटक कर होगी। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिसकी तरफ हम संकेत कर रहे हैं वह शब्द आपको नहीं दिखलाई पड़ेगा। दरवाजे पर कोई खड़ा है, वह कौन जा रहा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यहाँ जिसकी तरफ संकेत हो रहा है वह चीज अस्पष्ट नहीं है। लेकिन इन चारों विकल्पों में अर्थात निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, यही जब सार्वनामिक विशेषण का रूप लेते हैं तो निश्चित रूप से जिसकी तरफ हम संकेत करते हैं वह शब्द सर्वनाम के साथ जुड़ा होता है। यह घर, ये पुस्तकें, कोई कीट, कोई लड़का,
कौन बालक, जो व्यक्ति, ऐसा कोई सेंटेंस जब आता है तो उसी को हम सार्वनामिक विशेषण का रूप दे देते हैं। तो कल आप लोगों ने जाना था संज्ञा भेद, आज आप परिचित हुए सर्वनाम भेद से। इसी प्रकार से हम आगे भी चर्चाएं करते रहेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इस विश्वास के साथ विदा ले रहे हैं कि आप इन चीज़ों का अभ्यास करेंगे और अपने इस विद्यार्थी जीवन की इन कमियों को दूर करते हुए एक अच्छा विद्यार्थी बनेंगे। कल तक के लिए आपसे विदा, आगे तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। मैं विजय कुमार राय, आपको नमस्कार।